नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा, फिर यमुनानगर के रादौर और आज करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों के साथ सीधा संवाद करते नजर आए और ग्रामीणों की समस्याओं का भी उन्होंने समाधान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 11 अगस्त को कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा क्षेत्र से अपने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की और गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव उमरी में 2 एकड़ में बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन, सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का नवीनीकरण करने, व्यायामशाला के लिए बजट मंजूर करने, गांव की 2.5 एकड़ फिरनी को पक्का करने तथा प्रजापति धर्मशाला के साथ साथ अन्य कुछ धर्मशालाओं को पक्का करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने गाँव के तालाब की खुदाई करवाने के लिए भी निर्देश दिए। इसके बाद लाडवा विधानसभा के रामशरण माजरा गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान गांव के कुछ बुजुर्गों ने पेंशन बनने में आ रही परेशानी के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत करवाया, तो सीएम ने तुरंत उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में बनाए गए हेल्प डेस्क पर भेजा और मौके पर ही उनकी पेंशन शुरू करवाई। मित्रों, जैसा आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों से मेरा जो जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज लाडवा विधानसभा के 3 गांव में ये मेरा कार्यक्रम हुआ है। पहला गांव उमरी का था, दूसरा रामशरण माजरा और तीसरा घोड़ा। तीनों गांवों में बहुत खुल करके जनता से बातचीत हुई है। बहुत बड़ी संख्या में तीनों जगह उपस्थिति रही है और किसी प्रकार का कोई बिना संकोच के लोगों ने भी बात कही है। हमने भी लोगों के जीवन को सरल करने के लिए विकास के साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुगम हो, कैसे आसान हो, उनको दैनंदिन कामों में उहापोह ना हो, तो ऐसे टेक्नोलॉजी के सारे किए जाने वाले काम, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा हुआ पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का मामला हो अथवा अन्य, ये सब चीज़ें उनको जो लाभ मिल रहे हैं, उस लाभ के बारे में लोगों ने समर्थन भी जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बताया भी सही कि ये लाभ हमको हो रहे हैं। हम इसमें और आगे बढ़ करके नई जितनी भी योजनाएं हैं, सब इसी पोर्टल के आधार पर, इसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है, इसके आधार पर हर परिवार तक पहुंच करके जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार के इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता वो उसे पूरी करें। सीएम साहब, उस परियोजना का उद्घाटन भी किया आज। जो सौगातें दी हैं लोगों को, काफ़ी सौगातें दी, लोगों को परेशानियाँ थी, उनको दूर किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज कई स्थानों पर मैंने जो दिव्यांग बंधु हैं उनको ट्राईसाइकिल फ्री है, कुछ लोगों को हियरिंग एड वो भी दी है, कुछ प्रोजेक्ट जगह जगह उसके उद्घाटन भी हुए हैं। और आज संयोग से मेरा देश मेरी माटी, ये जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है, उसका शुभारंभ हरियाणा का वो यहाँ से शुरू किया है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो
तो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, और सब प्रदेशों की पार्टी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस पार्टी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है इसको याद करते हुए, और ये मेरा देश मेरी पार्टी, और साथ ही तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई हैं। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम भी हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है, और ये सब 15 अगस्त 14 अगस्त सीएम साहब क्या कहेंगे तो जो जनता थी यहाँ की कुछ समस्या थी, बड़ी संतुष्ट हुई है, बड़ी खुश हुई है, तो क्या कहेंगे? बहुत लोगों की जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं थी, मैं हर स्थान पर आते ही उन लोगों से पूछता हूँ जिनकी नहीं बनी है, हाथों हाथ उन लोगों को पेंशन बना करके, कहीं 5, कहीं 7, कहीं 8, ये पेंशन बना करके उनके 1 घंटे के अंदर दी गई है। बाकी लोग भी जहाँ हमारे कार्यालय हैं, चाहे एसडीएम कार्यालय है, चाहे हमारा एडीसी कार्यालय है, जहाँ जहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, ई दिशा के अंदर तो फार्म भरें। हमारे पास जो शिकायत आती है इस संबंध में ऑनलाइन ही उसका सोल्यूशन होता है, और घर तक उसके सारी चीज़ को उसको ठीक करते हैं। सीएम साहब, जन्मदिन को लेकर ये नई पहल शुरू की गई है, लोगों को जन्मदिन के एकदम आप स्टेज से बुलाते हैं, ये कहाँ से सोच आई है, कहाँ से ये प्रयास किया है कि सारा हरियाणा, लगभग 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं हरियाणा में। इन सबका फैमिली आईडी के बनने के बाद हमारे पास डेट ऑफ बर्थ उपलब्ध है। जिस दिन जिसकी जन्म तिथि होती है, मेरे ऑफिस के लोग मेरी ओर से उनको एक संदेश, शुभकामना संदेश भेजते हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं लोग कि हमको मुख्यमंत्री की ओर से शुभ संदेश मिला है। ये योजना मेरा अपना जन्मदिन जिस दिन 5 मई को था, उस दिन मैंने शुरू कराई थी, बहुत सफलता से चल रही है। और मुझे लगता है कि साल भर सब 2 करोड़ 80 लाख लोगों को उनके जन्मदिन से उसके संदेश जाएगा। मुफ्तखोरी जो नेता है उन पर आपने कटाक्ष कराया, उस पर क्या कहेंगे? एक अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना है, नहीं, ये पहले से योजना है। डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना, उसमें जो भी कोई अप्लाई करता है उसको 80,000 रुपया ये उनको मिलता है। गरीब आदमी होता है उसका बीपीएल का जो सारा फैमिली आईडी में से उसका करते हैं जांच करके, उनको फिर 80,000 रुपये मिल जाता है। और दूसरा आपने पूछा है मुफ्तखोरी जो नेता है, आपको पता है कि एक नेता इस उत्तर भारत में घूम रहे हैं जो ये मोहर ले लो, वो मोहर ले लो। हम लोगों ने इसमें जनता को आह्वान किया है कि अपने हाथ से, अपने मस्तिष्क के, अपने हुनर से आदमी अपनी रोजी कमाए, रोजी कमा करके अपना परिवार का एक सिस्टम बनाए, उसी से स्वाभिमान जागृत रहता है। वरना आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है। और ये मुफ्त कोरा हरियाणा के लोगों को तो कभी ये लग ही नहीं सकता कि मुफ्त की कोई चीज़ लेंगे। हाँ, गरीब परिवार की सहायता करना ये सरकारों का काम होता है। वो योजनाएं सब सरकारें बनाती हैं, हम बाकी सरकारों से कहीं ना कहीं मदद बनाते हैं। धन्यवाद। इसके अगले दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के दौरे पर रहे। रादौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बकाना, दामला और अल्हार जाकर भी लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया। आबादी कितनी है बताओ? 3200। और कोई बताएगा? 3200 की आबादी बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, परिवार पहचान पत्र में जितने भी फैमिली आईडी इस गांव में बन गए हैं, हो सकता है 1 आध 2 ना बने हो, 10-5 मेंबर की या 2-3 परिवारों का फर्क तो हो सकता है। लेकिन 1 महीने पहले, क्योंकि हर महीने कितने उस गांव में बच्चे पैदा हुए और कितने उस गांव के लोग भगवान को प्यारे हो गए, सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। चाहे हमारी आशा वर्कर देती हैं, चाहे हमारे अस्पताल से, चाहे हमारे नंबरदार से, चाहे हमारे पटौती से, चाहे हमारे चौकीदार से, सारा डाटा इकट्ठा होकर के उसमें भरा जाता है। 1 महीने पहले वाला जो डाटा है, इस महीने का और 10 दिन बाद आएगा, उसका डाटा आपके गांव का है 3051। तो यहाँ की जनसंख्या है 3051। हालांकि शिक्षा मंत्री हमारी अपनी पार्टी के थे रामविलास जी, मैं पार्टी का काम देखता था। कभी कभी मुझे रामविलास जी को जाके मिलना होता था तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बज जाते थे। मैं भी इंतजार करता था कब शिक्षा मंत्री जी खाली हो और कब जाके मैं 10 मिनट बात करूं। और उनकी मास्टरों की इतनी भीड़ रहती थी ट्रांसफर वालों की कि वो सबके कागज लेते थे, पता नहीं कहाँ जाते थे कहाँ नहीं, लेकिन शाम तक कहीं 2-4 का ट्रांसफर हो पाता था, बाकी सब खाली आ जाते। कारण क्या कि सिफारिशें, ये मेरा भाई का दोस्त, ये मेरी साली का बेटा, ये मेरे मामा का फलां, और ये मेरे फिर पार्टी के वर्कर, ये सारे जिसको जरूरतमंद आदमी है वो तो कभी अपने घर के नजदीक पहुंच ही नहीं पाता था।
लेकिन जिसकी जरूरत नहीं थी वो अपना अपने घर के पास पास, पढ़ाना नहीं पढ़ाना अलग बात है, लेकिन वहीं बैठे रहते थे। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, बहुत ऐसे काम किए। 10 साल पहले अगर नौकरी किसी नौजवान को लगवानी होती थी और पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ता था, तो उस नौजवान के साथ क्या होता था बताओ भाई? वो नौजवान क्या करता था? नौकरी मिल जाती थी आसानी से। क्या क्या करना पड़ता था नौकरी लेने के लिए? स्वार्थ चाहिए और पैसा चाहिए, कभी कभी तो दोनों चीज चाहिए। लेकिन क्या अभी किसी योग्य विद्यार्थी की उसकी नौकरी के लिए उसको सिफारिश या पैसे की जरूरत पड़ती है? आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के इंद्री में 3 गांवों में जाकर के लोगों के साथ सीधा संवाद किया, लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान किया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिन बच्चों का जन्मदिन था उन्हें उपहार स्वरूप एक चॉकलेट और किताबें भेंट की। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने उन सभी लोगों से संवाद किया जिन्हें पक्का मकान और अपने सपनों का घर मिले। और इसके अलावा एक बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने ये घोषणा भी की कि जल्द ही प्रदेश में सीएम आवास योजना भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना को बिल्कुल नई सोच के साथ लागू किया। लाभार्थी के चयन से लेकर उसके गृह प्रवेश तक पूर्ण पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छ भारत अभियान गरीबों को सुविधाओं के साथ साथ रोजगार और सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब का उत्थान हमारी प्राथमिकता है। मैं किसी न किसी एक वर्ग के जो लाभार्थी होते हैं उनसे बात करने का एक क्रम जारी रखा है। उसी क्रम में आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनके जीवन का एक सपना अपना घर बनाना था और वो अपने सपने को साकार कर चुके हैं। हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही घर बनाने का एक उद्देश्य भी होता था, सपना भी होता था। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के हिसाब से उसका पूर्ण करता था। विशेष तौर पर जो गरीब लोग होते थे उनके घर बनाने का सपना कई बार स्वयं वो पूरा नहीं कर पाते थे, तो सामाजिक तौर पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनी थी कि लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, घर बनाते थे। चाहे वो झोपड़ी बनाने का काम होता था तो भी सामान छोटा बड़ा वो आसपास के लोगों के सहयोग से पूरा करते थे। जैसे ही युग बदला तो जब ईंटों का मकान बनने लगा, कच्ची ईंटें भी लोग आपस में मिल करके पथाई करते थे और एक एक का घर बनाने का वो काम करते थे। लकड़ियां भी इधर से उधर से जुटा करके और छत का वो करते थे। जैसा हम जानते हैं महाराजा अग्रसेन के समय ऐसा कहा जाता था कि अगर समाज के लोग जब भी किसी को मकान बनाना होता था तो उसको एक ईंट 1 रुपया इसका योगदान करते थे तो उसका मकान बनता था। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूं कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनको ये जिम्मे लगाया गया कि जाइए आप इस गांव में जाइए और गांव के अंदर सर्वे करिए, सर्वे करके ऐसा ढूंढ के लाइए कि इस गांव में सबसे अच्छी गली कौन सी है और सबसे अच्छा मकान कौन सा है। 10 विद्यार्थी गांव में घूमे, अलग अलग लोगों से पूछा, मकान देखे, गलियां देखी, सबके अपने अपने उसमें जो उत्तर थे, अलग अलग उत्तर थे। सबने अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स ढूंढी, उनका किसी की कोई गली पर नजर टिकी, किसी के किसी मकान पर नजर टिकी। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक वो मिला उनको। उनका कि हम एक राय पर नहीं पहुंच रहे हैं। इस बूढ़े व्यक्ति से, गांव का व्यक्ति, इससे पूछते हैं, भली बात गांव की सब गलियां, सब मकान ये जानता है। जब उससे पूछा कि अच्छा बताइए आपके गांव की सबसे बढ़िया गली कौन सी है, सबसे बढ़िया घर कौन सा है? कहने लगे आपको नहीं पता लगा? कहने नहीं, हमको पता नहीं लगा, आप बताइए। बुजुर्ग ने कहा मेरे साथ आइए। उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 10 के 10 जवान गए और घूम करके एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती की गली सामान्य गली थी, कहीं कहीं ईंटें उखड़ी हुई भी थी, कहीं कहीं पानी बिखरा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए मेरे हिसाब से ये गली गांव की सबसे बढ़िया गली है। बालक आश्चर्यचकित हुए कि इस गली से तो बढ़िया और बहुत सी गलियां हैं, ये ऐसी टूटी फूटी गली दिखा रहा है, ये सबसे बढ़िया, कोई ना कोई राज जरूर है। खैर आगे बढ़कर के उन्होंने पूछा अच्छा बताइए इसमें मकान कौन सा बढ़िया है? थोड़ी दूर आगे उस गली में ले जा करके एक मकान के सामने खड़ा होता है और नौजवानों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बताता है देखिए ये सामने मकान यही सबसे बढ़िया मकान है। लेकिन उस मकान की देखें तो दरवाजा टूटा हुआ था, देखें तो अंदर के फर्श नहीं थे,
देखें तो छत भी टपक रही थी। तो उस बुजुर्ग से पूछा, ऐसा कैसा कह सकते हैं कि गांव की ये सबसे बढ़िया गली है और ये सबसे बढ़िया मकान है? कहने लगे, कारण आपको पता नहीं होगा, मैं इसका कारण बताता हूँ। मेरे लिए ये गली सबसे बढ़िया गली है गांव की, और ये घर सबसे बढ़िया घर है गांव का, क्योंकि ये मेरी गली है और ये मेरा घर है। अर्थात व्यक्ति की भावनाएं जिस घर के साथ, वो केवल मकान नहीं होता, उसका घर होता है, उस घर के साथ जब भावनाएं जुड़ती हैं, वही उसके लिए सुख का कारण, प्रेरणा का कारण, उसके आनंद का कारण वो बनता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है, उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद उस व्यक्ति का संतोष ये जरूर दिखता है और इसका सपना जो पूरा होता है। हमने आगे चल करके ये भी कहा है कि व्यक्ति मकान केवल ईंट गारा और जो हम सीमेंट का घर देखते हैं और जो पैसा लगता है उसी तक सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि उस घर की सुविधाएं वो भी उसकी बनी रहनी चाहिए। जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर में शौचालय होना चाहिए। अब बिना शौचालय के तो घर का कोई अर्थ नहीं है। हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए, बिना नल से जल पहुंचे तो घर नहीं है। हर घर की रसोई में गैस पहुंचनी चाहिए, ये भी घर का ही एक अंग है। हर घर के अंदर इसी प्रकार से बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये सब सुविधाएं जब साथ जुड़ेंगी तभी किसी एक मकान को एक घर कहा जा सकता है। तो मेरा अपना घर, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखने के लिए इतनी सब योजनाएं बनाई हैं, इससे समाज में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। आप भी निश्चित रूप से उस संतुष्टि में भागीदार होंगे। अब विषय होता है कि आखिर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे सब परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं, इनकी जानकारी लेकर के और हमारे विभाग, खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है कि प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। उस व्यक्ति के पास यदि वर्तमान में राशि नहीं है तो उसको आसान किस्तों के ऊपर बैंक से ऋण लेकर के देने का प्रबंध भी हम लोग करेंगे, ताकि 15-20 साल के ऋण से भी वो अपना मकान बना सके। तो इस प्रकार से 1 लाख और परिवारों का समाधान आवास के नाते से हो, इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने विचार की है। बहुत जल्दी आपके सामने वो योजना आएगी और इसके बाद मैं समझता हूँ कि ऐसे परिवारों का जिनको घर की आवश्यकता थी उनका स्वप्न पूरा करके उनकी मदद करेंगे और आप लोग ऐसी व्यवस्था बना करके अपने परिवार को सुखी करेंगे। साथ में लगता है अपने निकट या अपना कोई मित्र, अपना रिश्तेदार, उसकी भी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए यदि उसको हम प्रेरणा दे सकें, उसको भी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हम रास्ता दिखा सकें, तो एक बहुत बड़ा काम आप भी करेंगे। इस अवसर पर मैं आपको, क्योंकि आपको अपना मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिला है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस प्रकार से आपको शुभकामना देते हुए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। आपको बता दें, इस योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त मकान की नींव भरने के बाद दी जाती है, लेकिन अब मकान बनाने का आशय पत्र जारी होने के बाद तुरंत 1 लाख रुपए की पहली किस्त जारी करना सुनिश्चित किया गया है। दूसरी किस्त छज्जे का निर्माण पूरा होने पर दी जाती थी, लेकिन अब छत डालने से पहले ही 1 लाख की दूसरी किस्त लाभार्थियों को मिल जाती है। छत डालने के बाद भी 50,000 की किस्त जारी की जाती है, ताकि जरूरतमंद लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और उन्हें अपना घर भी मिल जाए। ऐसा प्रयास सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है और अब आने वाले समय में जल्द ही सीएम आवास योजना भी शुरू होगी, जिससे और भी ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।